नागपुर मेरा अपना शहर है। मेरा अपना शहर बचपन से उन्मुक्त यादों और युवा अवस्था की संवेदनाओं ठिठोलियों से जुड़ा शहर। इस शहर में बहने वाली हवा की खुशबू में मुझे मेरी अपनी सुगंध होती है। यहाँ की मिट्टी को जैसे मेरा रोम रोम पहचानता है। यहाँ के पेड़ पौधों से लगता है कि मैं जन्मांतर से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ से नज़र आने वाला पूरा आकाश, संपूर्ण धरती, सीमेंट और मिट्टी से बने हर छोटे बड़े मकान मुझे यहाँ अपने लगते हैं। मुंबई से कल रात जब ट्रेन पर चढ़ी तो पूरे 12 बरस बाद अपनी जन्मभूमि के दर्शन का ख्याल ने मुझे रोमांचित कर दिया था। यह बात अलग है कि इन 12 सालों में मैंने नागपुर आने का कोई आमंत्रणों को स्वीकार नहीं किया था। अपनी ही शहर, अपनी ही जन्मभूमि से एक नाराजगी मुझे सदैव जायज़ लगी। माता पिता तभी चले बसे थे जब मैं तुतला कर कुछ एक शब्दों का ही उच्चारण कर पाती थी। बड़े पिता तुल्य भाई ने मुझे बड़े ही स्नेह और वत्सल से पाला था। मुझे कभी शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया था उन्होंने मुझे। पर आज सालों बाद लगता है मुझे स्नेह मेरी शांत संतुष्ट प्रवृत्ति और परिणति ही तो थी। उसकी हर आज्ञा को मैंने सदैव सिर आँखों पे लिया, फिर वे मुझे नाराज भी होते कैसे। माता पिता विहीन मैंने कब और कैसे अपने भाइयों के स्नेह को, उनकी कृपा दृष्टि को अपने पर एहसान मानना शुरू कर दिया, यह मुझे याद नहीं। पर मैंने ना उनसे कभी किसी चीज़ के लिए जिद की और ना ही लड़िया कर अपने किसी आग्रह को पूरा करने हेतु गुहार लगाई। भाइयों और भाभियों को अपना रहनुमा मानकर मैं किसी भी ख्वाहिश को अपने दिलो दिमाग में जन्म लेने नहीं देती थी। फिल्मों के लिए पहले से ही टिकट बुक हो जाया करते थे और घर से निकलने के पूर्व एक औपचारिकता सा प्रश्न पूछ लिया जाता था, तुम भी चलोगी? तब बहुत इच्छा होती थी फिल्म देखने की, पर मैं उन्हें किसी भी प्रकार की दुविधा से बचाने के उद्देश्य से ना जवाब देकर अपनी खुशियों का गला घोट देती थी। भाभियाँ मेरे जवाब से राहत महसूस करती थी। अपनी आकांक्षाओं पर अपनी व्यवस्थाओं का जामा मैंने इतनी खूबसूरती से डाल रखी थी कि मेरी आकांक्षाएं कभी किसी को नज़र नहीं आती थी। जिंदगी बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, निर्बंध गति से। कॉलेज आना जाना और घर के कामकाज के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके बिस्तर पर लुढ़क जाना, यही मेरी दिनचर्या थी। ना कभी कॉलेज बंद करके कोई फिल्म देखने गई, ना कभी फैशन और सौंदर्य पर अपनी खुशियों से कोई चर्चा करने का साहस कर सकी। मेरा जीवन मेरी सहेलियों के आगे एक खुली किताब बन पड़ी थी। मेहनत से रोजी रोटी कमाने वाले भाइयों के पैसे के फिल्म और फैशन में उड़ा देना, यह मुझे नाजायज़ लगता था। अतः अपनी सखियों के आग्रह को बड़ी बेरुखी से इनकार कर मेरी व्यवस्था बन गई थी। परंतु कभी कभी इंसान अपने वश में नहीं रह जाता, उसके सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा पड़ जाता है। उस रोज़ पहली बार मेरे भाइयों का ख्याल मेरे हृदय की धड़कन के वश में नहीं रह पाया। मैं अपने लिए स्वयं कुछ नहीं चाह बैठी थी। तुम अनु की सहेली दुर्वा हो ना? बस मेरे कान में बिल्कुल बगल वाली सीट पर बड़े अधिकार से बैठते हुए उसने पूछा तो निश्चल स्नेह और दुमकती उसकी आंखों की अपलक निहारती रही मैं। वे मुस्कुरा तो मेरे हृदय में युवा धड़कन पहली बार झनक उठी थी और अगले ही पल संकोचवश आंखें झुक गई थी। जी, आप कैसे पहचानोगी मुझे? मैं 5 साल से नागपुर में नहीं था, मैं बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कर रहा था। आप मनीष?
हाँ, मेरे मुंह से अपना नाम सुनते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी थी। हमारे घर के पास ही तो उसका घर था। मेरे स्कूल की सहेली अनु का भाई था। वे जब से स्कूल छूटा अनु के घर आना जाना भी कम हो गया था, इसीलिए मनीष से काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ था। पहले मनीष को कई बार देखा, पर तब वह बिल्कुल गंवार सा लगता था और अब वह काफ़ी बदल गया था। बात आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए कहा, तुम भी तो बदल गई हो, पहले से कहीं ज़्यादा प्यारी लगने लगी हो। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने भावों को तत्काल व्यक्त करके जैसे ही आश्वस्त हो गया था। मैं भी बस के बाहर देखते हुए अपनी खुशियों को छुपाने का असफल प्रयास करने लगी थी। यह क्षण मेरा अपना था, नितांत अपना। ना यह कोई व्यवस्था थी और ना औपचारिकता। पहली बार अपना होने का एहसास हुआ था मुझे, पर कहाँ पता चला ये पल मेरे लिए जीवन का अर्थ ही बदल देगा। मेरे हृदय में प्रेम का बीज पड़ चुका था और मैं इस पौधे की विवश रूपी से खींचने लगी थी। मनीष से हर रोज़ मुलाकात होती, कभी बस पे, कभी कॉलेज के कैंपस में, तो कभी घर के आसपास। हम उन्मुक्त होकर बातें करते। हमारे प्रेम को किसी का भय नहीं था। मनीष MIT में एक फैक्ट्री में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। वे बेखौफ होकर मिलता था। मैं भी बेखौफ होकर सोचती थी कि एक बार मेरे भाई मुझे मनीष के साथ देख ले तो अच्छा होगा, ताकि मुझे स्वयं अपने भाइयों को निर्णय से अवगत कराना पड़े। पर मैं गलत थी। जब मैं मनीष के साथ पकड़ी गई तो घर में बवाल मच गया था। हमारी ही जाति व बिरादरी का होने के बावजूद मेरे इस कृत्य को मेरे भाइयों ने अपना अपमान समझा। भाइयों ने कई तमाचों से मेरे गाल को लाल कर दिया था और भाभियों ने अपने तानों से मेरे हृदय को छन्नी कर दिया था। मुझे बताया गया कि मेरा विवाह 6 महीना पहले ही तय हो चुका था, अतः मेरे अपने निर्णय का कोई मोल नहीं था। मेरे जरा सा विरोध पर मेरे भाइयों ने अपने द्वारा किए गए एहसानों की गिनती करा दी। मैं सूक्ष्म थी और स्तंभ थी। भाइयों को समझने में बचपन से ही मैंने कभी गलती नहीं की थी। मैंने बचपन से ही अपने प्रति उनको कर्तव्यों को उसका एहसान ही मानना था और उन्होंने भी जता दिया कि वे सिर्फ एहसान ही कर रहे हैं। तब कई बार लगा था कि मैंने ही अपने भाइयों को हर आज्ञा को सिर आंखों पर रख कर उन्हें बिगाड़ दिया था। मैं स्वयं भी यदि अपनी आकांक्षाओं का सम्मान करती तो कदाचित वे भी मेरी आकांक्षाओं का सम्मान करना सीख जाते। अपनी वर्तमान स्थिति के लिए मैं स्वयं को दोषी मानती थी। मनीष से अंतिम बार मिलने के उद्देश्य से गई तो उसने आलिंगनवत करते हुए कहा, चलो दुर्वा, हम भाग चलते हैं। और उसकी कोमल कांत भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने कहा, हाँ चलो। पर मैं भाग नहीं पाई थी, पकड़ी गई। चोरी करने की आदत जो नहीं थी। भाइयों ने मुझे एक कमरे में कैद कर लिया। मनीष पर क्या बीत रही होगी कुछ पता नहीं चला। जबरन मेरा विवाह राजीव से करा दिया गया था। दुल्हन के जोड़े में भी आंखें मनीष को तलाशती रही। लग रहा था कहीं से वे फिल्मी हीरो की तरह आकर मुझे बचा ले जाएगा, पर जीवन फिल्म नहीं थी और ना ही मनीष कोई हीरो था। मैं मनीष के साथ हर हाल में खुश रह सकती थी, पर एक अनजान व्यक्ति के साथ एक सौंपा गया रिश्ता खुशियों कैसे निभ सकती थी। मैं राह तकती रही और वक्त बीत गया। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ने मुझे एक ही मिनट में हमेशा के लिए मनीष से दूर कर दिया था। मेरे हृदय में भाइयों के प्रति कोई सम्मान शेष नहीं रह गया था। राजीव के साथ मैं खुश थी। दुखी रहकर राजीव को भी दुखी करने का पाप मैं नहीं कर सकती थी। समझौता करने की आदत थी, सो समझौता करती चली गई। यह बात अलग है कि इसी समझौते को निभाते निभाते मैं राजीव से प्यार करने लगी थी और मेरे 2 प्यारे बच्चे के पापा वो बन गए थे। वर्ष
तेजी से बीत रहा था। इसी बीच भाइयों ने कई बार मुझे नागपुर बुलाया। दोनों बच्चों के प्रसव के लिए भी वे मुझे लेने आए, पर मैंने जाने से इनकार कर दिया। भाइयों द्वारा किए गए अपने तिरस्कार को मैं भूल नहीं पाई थी। मनीष की टीस दिल में किसी कोने में आज भी व्याप्त थी। कई बार लगता था मनीष तो पुरुष है, वो मेरे स्नेह को कदाचित वे भूल भी गया होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि ऐसा ही हो। मनीष जहाँ भी हो सुखी हो। अपने अर्तन मन को मैंने मनीष के प्रेम में जो दीप बड़ी निर्मलता के साथ जलाया था, उसकी लौ आज भी बरकरार थी और मैं इस मौन प्रेम पर संतुष्ट थी। इस बार नागपुर जाने के लिए मैं मना कर पाना संभव नहीं था। अब बड़े भैया बड़ी बेटी पूजा की शादी थी। भैया ने पहले से फ़ोन पर शादी की सूचना दी थी और निमंत्रण देने भी आए थे। दूरबा, पूजा को तुमने भी गोद में खिलाया है, याद है ना? तुम्हें आना ही होगा। इस बार नकारना संभव नहीं था। जब पूजा पैदा हुई थी तब मैंने ही उसे अपनी गोद में खिलाया करती थी। पूजा को मुझसे ज़्यादा लगाव था। पिछले 1-2 वर्ष में मुंबई में मैंने उसे महसूस किया था। अंततः मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई थी। भैया ने भी अपने घर का अच्छे खासा बंगला में बदल दिया था। घर पहुँचते ही मेहमानों और रिश्तों से घिर गई थी। सालों बाद देखते ही वे खुशी से फूलों नहीं समा रहे थे। एक साथ कई सवालों की वर्षा हो रही थी। मैं खुश थी। सभी को अपना पाकर अपने तिरस्कारों को भूलने लगी थी। कई बार लगा कि अचानक मनीष दिख गया तो कैसा होगा उससे सामना, पर नहीं, अब तो शायद नागपुर ही छोड़ दिया हो उसने। इंजीनियरिंग था, किसी अच्छे शहर में नौकरी मिल गई होगी। दुर्गा, तुम्हें ही पूजा को तैयार करना है। उसे शाम की मेहंदी लगा देना और फेशियल बीच भी करवा देना। तुम्हें काफ़ी दिनों बाद बुआ मिली है, अपनी पूरी कसर निकाल लेना। भाभी ने मुझसे और पूजा को एक साथ आदेश दिया तो पूजा मेरे गले लग गई। मैंने अपने हाथ से अपनी फूल सी नाजुक गुड़िया सी भतीजी को दुल्हन की तरह सजाया। निश्चित समय पर बारात आई। लड़का पूना में IAS ऑफिसर था। विविध रस्में पूरी हो गई। मैं ब्याह की हर रस्में को गौर से देख रही थी। तभी जानी पहचानी आवाज़ कानों में छू गई। हृदय को भेद कर रख दिया इस आवाज़ ने। खाना कब मिलेगा भैया जी? बताइए ना, खाना कब मिलेगा? भैया को झकझोरते हुए वह पूछ रहा था और भैया एक अपराधी सी दृष्टि से रह कर मुझे झांकते हुए उसे वहाँ से हटाने का असफल प्रयास कर रहे थे। मैंने देखा तो लगा अभी अचेत होकर गिर पड़ूंगी। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं, पर आंखों में विस्फारित सी थी और उसका सामान्य व्यवहार बदहवास से भैया को झकझोरते हाथों से तीव्रता से मुझे जैसे वज्रपात सा कर दिया था। मुझे यह समझने में जरा देर नहीं लगी कि मनीष अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। अब समझी, कई सालों बाद मैं नागपुर नहीं आना चाह रही थी तो इन लोगों ने मुझे मनाया क्यों नहीं? अपने प्रेम की गुहार लगाते हुए मुझे यहाँ आने में बाध्य क्यों नहीं किया? वजह मेरे सामने थी। मनीष को एक कटु सत्य को मुझसे छुपाना चाहते थे। पल भर में ही मैं विद्रोही हो गई थी। सब कुछ भूल गई। आओ खाना तुम्हें देती हूँ। मनीष का हाथ थामे मैं उसे अंदर ले गई। भाइयों और रिश्तेदारों के चेहरे उतरने लगे थे। मनीष को अंदर ले जाकर मैंने उसे पलंग पर बैठाया और मिठाई की प्लेट आगे करते हुए मैंने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। तेजी से मिठाइयों को गटकता हुआ वो बोला। चेहरे पर भयानक सी मुस्कान थी। मुझे पहचानते हो? मैंने उसके पैरों बैठते हुए बड़ी निर्भयता से पूछा। उसने पल भर में ही मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए स्नेह नहीं था, वह बदहवास था। एक अजीब भय सा भाव था। तुम
तुम बहुत अच्छी हो, मुझे मिठाई दी हो। मेरे चेहरे पर नजरें टिकाते हुए बोला, मुझे सब मारते हैं। मेरी आंखें भर आई। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, उठते हुए मैंने कहा, पर आगे बढ़ ना पाई। उसने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ रखा था। तुम भी आना मेरी शादी में, मेरी शादी होगी ध्रुवा के साथ, तुम आओगी ना? उसके चेहरे पर एक शर्मीला सा भाव आ गया था। जी तो चाह रहा था कि सब कुछ भुलाकर मनीष को गले से लगा लूं, पर देखा दरवाजे पर अभी अभी राजीव आकर खड़े हो गए थे। मेरे पैरों में जंजीर पड़ गई थी। मैं पागल नहीं थी, इसलिए बेखौफ मनीष को पुकार सकती थी। मेरे चेहरे पर प्रतिव्रता का मुखौटा ओढ़े मैं धीरे से राजीव के बगल में जा खड़ी हुई। मन ही मन मैं मनीष के प्यार के आगे नतमस्तक थी, जिसने मेरे प्यार को अपने जीवन की आहुति दे दी थी। मैं महसूस कर रही थी कि मनीष के लिए हृदय में जल रहे दीप की लौ 100% निर्मलता के साथ हर पल कुछ और प्रगाढ़ होती जा रही थी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।